हेलो एवरीवन, ये मेरा 9वां या 10वां लेक्चर होगा। कल किसी ने शिकायत की है, कुछ कमेंट्स में ऐसा लिखा है कि सर साफ़ नहीं है, पीडीएफ प्रोवाइड कराइए। तो मैं कुछ सुधार कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि जो आपकी समस्या है वो उसका समाधान हो पाए। मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसी कोई दिक्कत आ रही है। आज मैंने खुद वीडियो देखा तो मुझे लगा कि बहुत साफ़ नहीं है, और उसका कारण ये है कि बहुत वीडियोज़ में बनाता नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं था। ठीक है, सुधार करूँगा आज मैं। पहला कुछ थ्योरी बता देता हूँ आपको। जो लिखा हुआ है ऊपर देखिए, कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी नॉर्मली मेड इन द किडनी. It is also known as 1,25 dihydroxy cholecalciferol. It is a hormone which binds to and activates the vitamin D receptor in the nucleus of the cell. ठीक है, ये दिया हुआ विटामिन डी के बारे में कि ये कैल्सीट्रायोल जो है एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का, और इसको बोला जाता है 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। तो ये आ सकता है कभी भी कि कैल्सीट्रॉल क्या है, विटामिन डी संबंधित है, कहाँ बन रहा है, किडनी में बन रहा है, उसका और नाम क्या है, 1,25 डीहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। ये एक हार्मोन है। 3 सवाल आपको यहाँ से मिल गए। लास्ट में दिया लास्ट लाइन देखिए, कैल्सीट्रायोल इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम मेनली बाय इंक्रीजिंग द अपटेक ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स। यानी कैल्शियम का अपटेक कहाँ से बढ़ाएगा, इंटेस्टाइन से बढ़ाएगा, हाथों से अपटेक कर लेगा तो कैल्शियम का अपटेक बढ़ जाएगा ब्लड में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से नया बन सकता है। ठीक, क्योंकि विटामिन डी या मल्टीविटामिन की बात अभी कोरोना के पीरियड में कर रहे थे। बहुत सारे लोग विटामिन D3 ले रहे हैं, बहुत सारे लोग कैल्शियम प्लस विटामिन D3 ले रहे हैं। तो पता होना चाहिए D3 क्या है, D2 क्या है, विटामिन डी क्या है। जैसे D2 का नाम है आर्गोकैल्सिफेरॉल। आप लेक्चर पुराने भी देखिए, आपको सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए, मिल्क की बात करते हैं। मिल्क का कंटेंट क्या क्या होता है। देखिए, काऊ मिल्क में क्या क्या है एक बार हम देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट सबको पता होगा, शुगर सबको पता होगा, लैक्टोज सबको नहीं पता होगा तो याद कर लीजिए। फ़ैट सबको पता होगा, सबसे कम फैट काऊ के मिल्क में ही पाया जाता है। ठीक, आपने सैचुरेटेड भी दे दिया है, मोनो सैचुरेटेड भी दे दिया है, पॉली सैचुरेटेड भी दे दिया है। ठीक, प्रोटीन देखिए, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूशन, ल्यूशन, लाइसिन, मिथोनिन, ये सब नाम भी दिए हुए हैं। इसका मतलब जो आपके अमीनो एसिड हैं या फिर एसेंशियल कैटेगरी के हों या नॉन एसेंशियल कैटेगरी के हों, दोनों इसमें पाए जा रहे हैं। ठीक है, काऊ मिल्क में। अब नीचे आ जाइए, जो पूछा जाता है कभी कभी, विटामिन ए, बिल्कुल सर इसमें पाया जा रहा है। विटामिन B1 जिसका नाम थायमीन है, थायमीन लिख के आएगा, राइबोफ्लेविन लिख के आएगा, विटामिन B1 B2 लिख के ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि ये आदमी आराम से लगा लेता है, याद करके B1 B2 होता है, नाम आया तो आपको लगेगा विटामिन डी का नाम है कि बी का है कि सी का है कि ई का है, कन्फ्यूजन होगा आपके दिमाग में ना। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोवैलामीन, को लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें कोबाल्ट पाया जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। अगला है विटामिन डी, पाया जाएगा क्योंकि साथ में कैल्शियम भी है। लोग बोलते हैं ना हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी अगर आप दूध पिएंगे, तो कैल्शियम भी होना चाहिए। एक नाम, दो नाम और दिए बड़े अच्छे, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। ये पूछा जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, क्या नहीं है यहाँ पर, आयरन सर हमको नहीं दिख रहा है, विटामिन सी हमको नहीं दिख रही है, बाकी सब दिखाई दे रहा है। तो ये 2 चीज़ें इसमें नहीं है। आपका सवाल यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ह्यूमन मिल्क का और काऊ मिल्क का कंपैरिजन दिया हुआ है यहाँ पे। कैलोरी में ह्यूमन मिल्क की कैलोरिफिक वैल्यू ज़्यादा है, वो ख़त्म हो जाता है सवाल। एक और यहाँ से प्रोटीन की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रोटीन का जो कंटेंट है वो काऊ में ज़्यादा है, एक सवाल हो गया। टोटल फैट की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन मिल्क में ज़्यादा है, दूसरा सवाल हो गया। कैल्शियम की बात करेंगे तो कहाँ ज़्यादा मिल रहा है आपको, ये देखिए यहीं पे ज़्यादा मिल रहा है। ठीक, पोटेशियम और फास्फोरस और कैल्शियम, 3 ये जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पाए जा रहे हैं, जो मिनरल्स हैं वो यहाँ पाए जा रहे हैं। कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है और फास्फोरस भी है। देखिए, वो जो पिछला स्लाइड दिखाया था ना, उसमें फास्फोरस नहीं लिखा हुआ था, वहाँ मैग्नीशियम लिखा हुआ था। अब आ जाए, कैल्शियम पाया जाता है, यस सर, फास्फोरस पाया जाता है,
यस सर। मैग्नीशियम पाया जाता है, यस सर। और वहाँ पे सोडियम का नाम नहीं है। इसका मतलब जो दिख रहे हैं कंटेंट जो लिखे हुए हैं वो पाए जाएंगे। सवाल यहीं से आपको मिल जाएगा। अगला देखिए, ये मैंने आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन की एक साइकिल दिखाई है। कई बार पूछते हैं कि मेन जो एलिमेंट है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है वो कौन सा है। अब इससे फ़ायदा क्या मिलेगा आपको? देखिए, जो एलिमेंट मेन है वो फ़ायदा क्या मिलेगा। देखिए, कैल्शियम यहाँ दिख रहा है, कैल्शियम यहाँ भी दिख रहा है, कैल्शियम यहाँ भी दिख रहा है, कैल्शियम यहाँ भी दिख रहा है। आपको ATP ADP दिख रहा है, यहाँ भी ADP दिख रहा है, यहाँ पे ATP दिख रहा है। देखिए, नाम दिया हुआ मायोसिन, इधर कहीं दिया हुआ है, ये देखिए एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ये फिलामेंट्स है। एक्टिन प्रोटीन है, ये एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है। ठीक, ये कैल्शियम मेन एलिमेंट है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है। अदर जो एलिमेंट है वो नाम मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो एक सवाल यहाँ से भी हो गया। अगला आते हैं, जो आपकी मूंगफली होती है जिसको पीनट या ग्राउंड नट्स बोला जाता है, उसमें आपका प्रोटीन 25 ग्राम पर 100 ग्राम, ठीक, 49 या 50 ग्राम फैट पर 100 ग्राम में, और कार्बोहाइड्रेट। कभी पूछा जाए क्या फैट और प्रोटीन अच्छे अमाउंट में होता है? बिल्कुल है। अगर इस 100 में 25 है, ये 1/4 हो गया, ये 50 है, हाफ हो गया, ये 16 है, आपका लगभग 1/3 हो गया, है ना। ये 20 के आसपास ही और कम हुआ, 20 25 100 और कम हो जाएगा ये, ठीक, ये और कम हो जाएगा। 1/3 नहीं, गलत में 1/4 तो 25 ही हुआ है, ये हो जाएगा आपका 16 है, ठीक, 6% के आसपास, 1/6 के आसपास हो जाएगा ये, ठीक है। 16% होगा, 1/6 के आसपास हो जाएगा ये। अगला देखिए, ये स्लाइड बनी हुई है कि प्रोटीन का कंटेंट किसमें अच्छा खासा होता है। तो अंडे में प्रोटीन रेटिंग मानी जाए तो अंडे को मान लिया 100, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें है? अंडे में। उसके बाद मछली खाओ खूब, बीफ मीट खाओ, उसमें भी होगी। लोग बोलते हैं ना कि ये मांस खा रहे हैं, इनकी मसल्स मजबूत है, अच्छा खासा बॉडी, मस्कुलर बॉडी है इनकी, तो ये प्रोटीन वहाँ से मिल रहा है ना उनको। मिल्क 60 की रेटिंग है, नट्स 48 की है, सोयाबीन 47 की रेटिंग है, होल बीट 44। अच्छा, होल बीट भी आपका जो है अच्छा प्रोटीन दे रहा है। बीन्स है, पोटैटोज़ है, ठीक। जो पूछा जाता है, एग पूछ लेते हैं, फिश पूछ लेते हैं, बीफ पूछ लेते हैं, मिल्क पूछ लेते हैं और सोयाबीन पूछ लेते हैं। जो ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है उसका आंसर सोयाबीन होता है, क्योंकि उस ऑप्शन में आपके एग फिश बीफ नहीं दिया होगा। नेचुरल प्लांट प्रोडक्ट दिए होंगे तो उसमें आपका आंसर सोयाबीन रहता है, ठीक है। अब स्लाइड स्टार्ट करते हैं शुरू से। पहला, जूम कर रहा हूँ, शिकायत दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। देखिए, प्रोटीन की बात कर रहा है, इसका मतलब जो भी ऑप्शन रहे होंगे वो किसी फल के रहे होंगे या किसी वेजिटेबल्स के रहे होंगे या कोई अन्य सीरियल्स के रहे होंगे। उन सब में जो सर्वाधिक मात्रा प्रोटीन की होगी वो सोयाबीन में होगी। कोई भी सवाल आता है जहाँ तक का आंसर प्रोटीन कंटेंट वाले में सोयाबीन होता है। अगला देखिए, फिर वही सेम लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए आप, चावल, मूंगफली तथा सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? देखिए, मूंगफली बता चुका हूँ, 49 फैट, 25 प्रोटीन। चावल कार्बोहाइड्रेट है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, चावल कार्बोहाइड्रेट है, आपको मालूम है। सेब में आयरन होता है, भी आपको मालूम है। एलिमिनेट करता है तो आपका आंसर सीधा भी हो जाएगा, मूंगफली। अगला देखिए, यही दिया हुआ है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किसमें होती है? मूंगफली में होती है। अगला देखिए, हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केराटिन। याद कर दीजिए, बालों में जो प्रोटीन होती है वो केराटिन होती है, नाखूनों में वही है, हमारे या किसी और क्यों, ठीक। तो आपको आंसर उसमें केराटिन लगाना है। रेशमी बाल हो, जानवर का बाल हो, नाखून हो, खुर हो, उसका आंसर भी यही होगा। देखिए, आगे लिखा हुआ है, कपास, केस, लूता, रेशम तथा खुर में से वह प्रोटीन
वह पदार्थ जो प्रोटीन नहीं है। देखिए कपास जो है वो सेलुलोज का बना होता है, तो सेलुलोज आपका प्रोटीन नहीं है। ठीक। अगला, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सत्य नहीं है। देखिए थोड़ा सा अजीब सा सवाल है, आपको नहीं पता होगा, मैंने भी बहुत नहीं पढ़ा होगा इसको। ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। अब यहाँ पे दिया है सही नहीं है, यानी ये रक्षा स्टेटमेंट वाला गलत है। बुढ़ापे में उत्तरदायी फ्री रेडिकल्स हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं है ना, ऐसे समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो एंटीऑक्सीडेंट का काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये इसमें हेल्प नहीं कर पाएगा। अगला देखिए, गेहूं में जो रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटेन होता है। टी में ऐड आता है कि गेहूं में क्या पाया जाता है, वो दिखाते हैं पीसते हुए, ये पतला है, ये मोटा है आटा। ग्लूटेन सब्सटेंस में पाया जाता है, तो आंसर हो जाए गेहूं से ग्लूटेन, याद कर लीजिए, कॉम्बिनेशन मिला राइम से भी। अब एक सवाल और दिया है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है। देखिए अमूमन जो है बहुत हार्ड वर्किंग आदमी जो है ना, उसको अगर एनर्जी की आवश्यकता होगी वो 3500 किलो कैलोरी से ऊपर की होगी। ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ। फीमेल में 3000 के आसपास, यानी ऑन एन एवरेज अगर आप बात करें ना, एक व्यक्ति को कितनी एनर्जी चाहिए, वो 3000 के अराउंड ही चाहिए। यानी इसकी सेडेंट्री लाइफ नहीं है जो दिन में 8 से 10 घंटे काम कर रहा है। फीमेल को मेल के कंपैरिजन में कम चाहिए। अब ये जो 4000 आंसर लगाया है ना, तो आप मान के चलिए जो बड़ा ऑप्शन होगा, आप में 10,000 लिख के आ जाए तो इतना तो नहीं लगा दो, कहाँ कितना खाते फिरोगे। या 6000 लिख के आ जाए वो भी ज़्यादा है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि जो भी चीज़ें क्या है वो 3000 से लेके 4000 के बीच वाला ऑप्शन होगा। यहाँ पे उन्होंने 4000 दे दिया है, तो आंसर हो गया 4000। इसमें सोचना नहीं, जो ऑप्शन आएगा उसके साथ चेंज हो जाता है। एक गिलास पानी पीने से ऊर्जा कितनी मिलती है। बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता है, यानी खूब पानी पियो, एनर्जी नहीं आएगी आपके अंदर। कोल्ड ड्रिंक पियोगे एनर्जी मिलेगी, शुगर होती है उसमें। भोजन का एक प्रमुख अंग है, देखिए वहाँ पे ऑप्शन कुछ और दिए होंगे, है ना। 4 में कार्बोहाइड्रेट दिया है, मिनरल्स हो सकता दिया हो। एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं आप, कुछ और लेते हैं, आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलेगी और सभी के डाइजेशन में समय लगेगा। ग्लूकोन डी पी लो तुरंत एनर्जेटिक हो जाएंगे, ORS पी लो तुरंत एनर्जेटिक हो जाएंगे आप। और DNS की बोतल लगा देते हैं IB, तुरंत आप एनर्जी आ जाती है आपके शरीर के अंदर, क्योंकि उसमें क्या है, डेक्सट्रोज है, शुगर है। अगला, हमारे शरीर में अम्लता व क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। ये अच्छा सवाल है, इसको याद कर लीजिए कि फास्फोरस है वो आपका शरीर के अंदर एसिडिक और जो बेसिक मीडियम है उनके बीच बैलेंस बनाने का काम करेगा। अगला क्या है, ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल, वसा तथा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल का नाम क्या है, विटामिन ई में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। अच्छा सवाल है, मैंने आपको बताया है कि मानव शरीर के अंदर कौन से विटामिन संग्रहित रहते हैं, वो जो भी हैं वो फैट में सॉल्युबल हैं और लिवर में संग्रहित होते हैं। मैं यहाँ पे लिवर लिख रहा हूँ, छोटा सा लिवर, ऑब्लिक करके लिख रहा हूँ फैट सॉल्युबल, ऑब्लिक करके लिख रहा हूँ ADEK। ठीक, इन्होंने नाम दे दी सबके, भाई सबके इन्होंने विटामिन ई का नाम दिया है। ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। डी का नाम क्या है, कॉलीकैल्सिफेरॉल। ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल। की का नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये 4 नाम आ सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने आंसर क्या दिया है इसका, फैट बिल्कुल साहब होता है, ग्लाइकोजन बिल्कुल साहब लिवर में इकट्ठा होता है। अमीनो अम्ल के लिए ये है ना कि प्रोटीन से बनेंगे उनके टूटने से, और प्रोटीन 2 टाइप की हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल बाहर से लेंगे, है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। ठीक है, मानव वो जामुन, करौंदा, लोकाट तथा अमरूद में से वह है जो लोहो प्रचुर मात्रा में जिसमें पाया जाएगा। करौंदा का एक फल होता है छोटा सा, जानते हो कि अब लाल रंग का छोटा छोटा सा फल होता है ना, लाल और सफ़ेद कलर का,
उसमें बहुत आयरन पाया जाता है। लोग खाने के लिए उसको एडवाइस करते हैं, गांव में बोलते हैं कि आप खाइए। अगली स्लाइड आते हैं, फिर जूम कर रहा हूँ। देखिए ये सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, कैल्शियम, लोहा और सोडियम उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकोचन के लिए आवश्यकता होती है। यानी ये जो आपके 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, कौन कौन से? कैल्शियम, आयरन और सोडियम। कह रहे हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में किसकी रिक्वायरमेंट होगी? देखिए ऐसा है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसमें सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये पोटेंशियल जनरेशन होता है, एक्टिव पोटेंशियल वगैरह जनरेट करने के लिए मेम्ब्रेन के ऊपर इलास्टिक पोटेंशियल वगैरह, उसके लिए सोडियम पोटेशियम चाहिए होता है। अंदर आया, कुछ बाहर गया, ठीक है, इनटेक हुआ। कैल्शियम आपको मैं दिखा चुका हूँ डायग्राम में कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो मेन एलिमेंट है वो कैल्शियम है, डायग्राम में दिख रहा है। क्लोराइड भी होता है। अगर क्लोराइड की मात्रा जो नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट करने का काम क्लोराइड करता है, अगर नहीं हो पा रहा है वो जनरेट या लंबा समय लग रहा है तो मायोटोनिया हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो जाएगा, लंबे समय तक मसल कॉन्ट्रैक्ट बनी रहेगी। तो ये 4 एलिमेंट है। किसी और को अगर आयरन मिलता है, मुझे नहीं लगता आयरन उसमें हेल्प करता है। ये इन्होंने आल आंसर इसलिए दे दिया होगा कि इनको ऐसा लग रहा है कि जो हीमोग्लोबिन होती है, मायोग्लोबिन होती है, उसमें शायद वही ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड सप्लाई तो बनी रहेगी मसल्स की, हो सकता है इसलिए आयरन दे दिया हो। बाकी मैंने स्पेशली मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसको कहीं नहीं पढ़ा है। अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसका मुझे जवाब दे दें, दिखा दें जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे हिसाब से आंसर इसका A एंड 1 और 3 होना चाहिए। उसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड होना चाहिए। पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा होती है आयरन की होती है। गाजर, मटर, चावल तथा पालक में से लोहे का अच्छा स्रोत कौन सा है? पालक, सब लोग जानते हैं। लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। तो आपकी एक स्लाइड और ख़त्म होने की तरफ है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में एमाइलेज। अब इससे बात है, एमाइलेज किसको पचाएगा? स्टार्च को पचाएगा। तो इसका आंसर हो गया एमाइलेज। दूध में मिठास आ जाती है। लैक्टोज मैंने आपको दिखाया, काऊ मिल्क में लैक्टोज होता है, बफेलो मिल्क में लैक्टोज है, ह्यूमन मिल्क में लैक्टोज है, तो इसकी वजह से आ जाती है। दूध में विद्यमान सैकराइड है, लैक्टोज हो गया। दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण, ये भी याद कर लीजिए। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करेगा? दूध को खराब कर देगा। दूध का दही में परिवर्तन कैसे होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, यही ऊपर दिया हुआ है लैक्टोबैसिलस। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण क्या है? कैरोटीन की उपस्थिति। एक स्लाइड और ख़त्म हो गई है। अगला आते हैं, देखिए सवाल पीसीएस में आया था कि गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता, पीला भी दिया है, सफ़ेद भी दिया है, क्यों? तो आंसर हो गया इसका कैसीन और कैरोटीन दोनों प्रोटीन के कारण। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा, ये औसत एवरेज नहीं पूछेंगे, पता नहीं कैसे आ गया, 7.2। काऊ में जो फैट की मात्रा होगी इसकी तुलना में कम होगी। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में विलुप्त हो जाते हैं। इसको दिया हुआ, कई लोग बोलते हैं मुझे दूध पचता नहीं, क्योंकि तो ये रेनिन और लैक्टेज ख़त्म हो गए हैं आपके 6 से 15 साल के बीच। जिसमें बने रहेंगे वो गच्चा गच्च दूध पीता रहेगा। कई बच्चे भी ऐसे होते हैं जिसमें नहीं ये एंजाइम इतनी ज़्यादा मात्रा में बनता है, तो वो भी दूध के लिए इंटॉलरेट हो जाते हैं कि सब नहीं पिएंगे दूध ज़्यादा हैं। माँ का दूध नवजात को संपूर्ण आहार प्रदान करता है, मैं बता चुका हूँ आपको। विटामिन सी प्लस आयरन ये माँ के दूध में नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और हो तो मुझे बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में जाके। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन ऊपर आ चुका है। केसीन दूध होता है या होती है एक प्रोटीन, ऊपर भी आ चुका, पहले आ चुका है। दूध का श्वेत रंग क्यों है? केसीन के कारण। पीला रंग क्यों है? कैरोटीन के कारण। दोनों सवाल आ चुके हैं। एग्लूटिनिन, कैसीन, मायोसिन व हीमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है, कैसीन, इसका आंसर हो चुका है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करती है, आपको याद कर लीजिए, बहुत सोचना नहीं है इसमें। मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है। प्रोटीन क्या होता है? बॉडी बिल्डर इसको माना जाता है, यानी शरीर का जो आपका मस्कुलरिटी है, मस्कुलर बॉडी जो आपकी, वो प्रोटीन के कारण होती है, ठीक। तो भाई आपका जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, अधिक प्रोटीन कंटेंट आप ले रहे हैं तो चेहरे पे ग्लो दिखेगा, आपके बॉडी मस्कुलर दिखेगी, शरीर ढीला नहीं दिखेगा, ठीक। तो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल बोला जाता है इसको, प्रोटीन को। धीमी वृद्धि हो रही है, आप कहीं प्रोटीन पिलाइए, प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन एक्स पाउडर पिलाइए बच्चों को।
वो पीडियाश्योर वगैरह भी बच्चों को पिलाया जाता है ना, तो उस पर कंटेंट ज़्यादा होता है प्रोटीन का। वह जैव रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। एटीपी ट्राई से डाई हो गया है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट से एडेनोसिन डाईफॉस्फेट हो गया, ऐसे एनर्जी निकलेगी। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। मैंने आपको सेल की जो माइटोकांड्रिया बोला था ना, पावर हाउस ऑफ सेल बोला था, उसमें दिखाया था मैंने एटीपी की सिंथेसिस वहीं पर होती है। जहाँ एटीपी बन रहा होगा उसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, तो दिया हुआ है। एटीपी फॉर्म में ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। अगला देखिए फटाफट, पहले बता चुका हूँ विटामिन B12 में कोबाल्ट होगा क्योंकि साइनोकोबालामिन इसका नाम है। देखिए साइनो कोबालामाइन सी लगा हुआ है, बेलामाइन लिख दिया मैंने, तो ये हो गया आपका एक आंसर। हीमोग्लोबिन याद कर लीजिए, उसमें आयरन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन। और क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। चैल्कोपायराइड में क्या होता है? कापर बोल रहे हैं, कापर। पीतल के लिए क्या दिया हुआ है? तांबा कुछ और रहा होगा। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड होता है। कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। खूब कपड़े धो रहे हो, सोडियम कार्बोनेट है। नमक खा रहे हो, NaCl है। आगे बढ़ता हूँ मैं। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B1 का नाम थाइमीन है। विटामिन B6 का नाम पायरोडॉक्सिन है। आप भूल जाते हैं सब, मुझे B6 याद नहीं रहता है इंग्लिश में, है ना। पा या रा डा, मतलब पायरोडॉक्सिन में एक तरीके से 6 नाम आ रहे हैं, 6 शब्द आ रहे हैं, समझने के लिए है ना, याद करने का तरीका। विटामिन B12 बता चुका हूँ, कोबालामिन इसका नाम है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से हो जाती है बेरी रोग हो जाता है ना, किसी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से। आप देख लेना, उसको राइबोफ्लेविन बोला जाता है, ठीक है। अगली स्लाइड चलते हैं, ये भी पूरा हो गया है। कथन कांड देखिए, अच्छा सवाल है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। सही लग रहा है कि गलत लग रहा है आपको? सही है ना। कौन से संश्लेषित होते हैं? 2 नाम है, विटामिन B12 इंटेस्टाइन में और विटामिन K ये बैक्टीरिया के द्वारा मानव की आंत में संश्लेषित किए जाते हैं। कारण क्या दिया हुआ है? मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम गलत है स्टेटमेंट। अगला, लोहा जस्ता गंधक तथा मैग्नीज में से सूक्ष्म तत्व नहीं है। देखिए गंधक को सल्फर बोलते हैं, मैं कल आपको बता चुका हूँ। मैक्रो एलिमेंट क्या है? कॉर्न, पी के, मग से, कॉफ़ी। आयरन, वो आयरन नहीं है, ये फार्मूला बनाया था मैंने बस। कार्बन है यहाँ पे, वो दिया वो गंधक, सल्फर होता है गंधक। तो कैसा है? ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो नहीं है। वहाँ पे जो दिए हैं सारे सारे माइक्रो दिए हुए हैं। उन्होंने पूछा कौन सा माइक्रो नहीं है इसमें, तो गंधक नहीं है क्योंकि वो मैक्रो है। मैं देखो मैग्नीज और मैग्नीशियम में अंतर बता दिया था आपको, सवाल आज ही आ गया है यहाँ पे। देखिए लोहा जस्ता मैग्नीज दिया हुआ, मैग्नीशियम नहीं दिया हुआ, मैग्नीशियम लंबा नाम है, ठीक है, तो मैक्रो में है। कल आपको बताया था मॉलिब्डेनम भले ही लंबा नाम है लेकिन माइक्रो में है, तो कई बार पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा ये। पपीता में मुख्यतः पाया जाता है विटामिन C। पके पेड़ पे का पक्का पपीता, उसमें क्या है? विटामिन C है। आम, पपीता, गाजर व दूध में विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, दूध नहीं है। विटामिन E यहाँ पे दी हुई थी क्या? देखिएगा पीछे, मैंने जहाँ बताया शायद विटामिन E बताया है, लेकिन दूध में से ये विटामिन E का प्राकृतिक स्रोत दूध नहीं है। अल्फा केराटिन का एक प्रोटीन है जो त्वचा से संबंधित, याद कर लीजिए, केराटिन बालों से और त्वचा संबंधित होती है। वे तत्व जो प्रोटीन में विद्यमान होते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखिएगा, इसमें सब पाया जाएगा। कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, ये चारों ही होंगे। इस स्ट्रक्चर में दिखा दूंगा कहीं कभी। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है आपकी ये अवरक्त किरणें। अवरक्त को शायद इंफ्रारेड बोला जाता है इंग्लिश में, आप देख लीजिएगा क्या है। फिर जूम कर रहा हूँ मैं। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएँ, वृद्धों में ज़्यादा चाहिए और तरुणों में न्यूनतर होती है।
आवश्यकता लिखा हुआ है। देखिए प्रोटीन क्या है कि हम वैसे इंटेक हमारा अच्छा खासा रहता है, और बूढ़े लोगों का सही टूट रहा होता है उस समय, फूड का इंटेक कम होता है ना, तो उन्हें ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। कहीं से बन भी नहीं रहा है, कहीं से वो ले भी नहीं पा रहे हैं, बॉडी इतनी मजबूत भी नहीं है कि रिक्वायरमेंट बढ़ाएं, वो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हैं। तो ये ज़रूरत क्या है कि जो बूढ़े लोग हैं उनमें ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, और जो नीचे जो एडल्ट ग्रुप है आपका, जो एडोलेसेंट है, उनमें कम की जरूरत पड़ेगी। तो याद कर लेना, ये स्टेटमेंट सही है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है, देखिए 1 ग्राम पर केजी, ये रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फीमेल में थोड़ा कम होती है। तो मान लीजिए अगर एक फीमेल 55 किलो के आसपास की है तो 55 ग्राम चाहिए होगी, लेकिन ऑन एंड एवरेज जो फीमेल का वेट होता है मेल की तुलना में कम होता है। अगर आप 6 फीट का मेल लें, अगर उसका वेट 80 केजी के आसपास होगा, तो जो फीमेल होगी हो सकता है उसका वेट 60 से 65 केजी के आसपास हो। ठीक है, तो 45 से लेकर 50 ग्राम के आसपास इसका आंसर होगा। दूध पिलाने वाली माँ को अधिकतम आहार में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, याद कर लीजिए 60 से 70 ग्राम की। अब नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, दूध के बारे में लिखा हुआ है, वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसमें उसकी लंबाई में असमान वृद्धि होती है। बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में उपरोक्त में से जो विशिष्ट लक्षण होते हैं वह हैं, 3 दिए हुए हैं। पहला, वह कम मोटा होता है, दूसरा और तीसरा। चौथा अजीब सा लिखा हुआ है, असमान वृद्धि हो जाए, कैसे कैसे हो सकता है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। अब देखो नीचे स्टार्च और सेलुलोज के बारे में कथन दिए हुए हैं, दोनों कौन सा सही नहीं है, दोनों वानस्पतिक उद्भव है। बिल्कुल, स्टार्च शुगर है, फ्रूट में फ्रक्टोज होता है, वहाँ से ले लिया। कुछ भी आप खा रहे हो तो शुगर मिलेगी। दोनों बहुलक, बिल्कुल बहुलक है, कोई एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना है। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये मुझको भी नहीं पता है, आप देख लीजिएगा इसको। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं, ठीक है, सी इसका गलत है, ठीक है। आयोडीन से ये दोनों अलग अलग रंग प्रदान करना, ये वाली बात गलत है। प्रोटीन स्टार्च रेशे में लार की सहायता से पच जाता है, स्टार्च पुराना सवाल है। अगला देखिए, वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है, मैंने शुरू में पढ़ा दिया स्लाइड में, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। 125 टेट्राऑक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल इसका नाम है। रेटिनॉल, फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड तथा कैल्सिफेरॉल में से विटामिन डी के सृजन दे दिया, सृजन में पाया जाता है। देखिए रेटिनॉल क्या है, विटामिन ए है, फॉलिक एसिड विटामिन B9 है, एस्कॉर्बिक सी है, और ये डी है। तो विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल खत्म हो गया आपका। एक स्लाइड और जल्दी पूरी कर देता हूँ क्योंकि आधा घंटे ज़्यादा वीडियो हो गया है। सही कथन कौन सा है, यही ख़त्म करता हूँ, कल पढ़ाऊँगा बाकी। गुड बाय।